आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। शेख साहब इत्तेहादियों के बारे में क्या बताया गया? इत्तेहादियों के बारे में उन्होंने कहा कि हम मामलात काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है इंशाअल्लाह ताला, और इत्तेहादी हमारे साथ होंगे और पार्टी भी सारी जो है वो यूनाइटेड है, और इत्तेहादी भी उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे। सर अपोजिशन के भी कुछ लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार, सर अपोजिशन के लोग भी कुछ रास्ते में हैं, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने ये कहा कि भाई कि ये इख्तियार कोर कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर को दिया जब इजलास में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, खेल दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है। एक तरफ जहां हुकूमत पर उम्मीद है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत ही इत्मीनान के साथ और एतमाद के साथ खड़े हैं और समझते हैं कि एतमाद का वोट भी ले लेंगे उसी मेजॉरिटी के साथ जिस मेजॉरिटी के साथ वो पहले वज़ीर आज़म इमरान खान बने। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन है जो कि कह रही है कि जी हमारे पास पहले से भी ज्यादा नंबर होंगे इस तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। लेकिन सवाल यह है कि तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम होती है तो फिर उसके बाद ऑपोजिशन क्या करेगी? क्या वो हुकूमत की रिट को चैलेंज करेगी? जिस तरह मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने 3 रोज कबल कहा कि जी अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो हम गली कूचों में जाएंगे। और क्या फिर वो मौक़िफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है? क्योंकि इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो लॉन्ग मार्च लेके निकले थे शहर इक़्तिदार की तरफ, उसमें एक जगह ये बयान दे चुके हैं अपना कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो तहरीक अदम एतमाद दोबारा पेश की जाएगी। तो फिर कंफ्यूजन क्यों प्रिवेल कर रही है? दूसरी तरफ जहां ये बात चल रही है कि जी वजीर आला शिप पंजाब की काफ लीग को दी जाएगी ऑपोजिशन की तरफ से, वहीं ऑपोजिशन में टूट फूट सामने मजीद आ गई है। कंफ्यूजन का शिकार एक मरतबा फिर ऑपोजिशन नजर आ रही है। और वो कंफ्यूजन का शिकार क्या है? कंफ्यूजन का शिकार यही है कि जी नून लीग ये कह रही है कि जी हम काफ लीग को कैसे दे दें वजीर आला की जो सीएमशिप जो है वो किस तरह से दे दें वजारत आला की कुर्सी पंजाब में 5 वोटों की पार्टी को वजारत आला कैसे दे दी जाए। ये मैं नहीं कह रही है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है एक निजी टेलीविजन के प्रोग्राम में बैठ के कल। फिर इसके बाद सवाल ये है कि भाई अगर आप पहले से इस बात पे राजी नहीं है तो फिर क्यों इस तरह की भड़के मार रहे हैं जो कि पहले भी आप मारते रहे, पहले भी आप कहते रहे। सेनेट में मामला हो किसी बिल का या फिर तहरीक अदम एतमाद के लिए सारे मिलकर आप एक दफा पहले भी निकले और वजीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने की बातें करते, तो फिर क्यों? सवाल यह है कि अभी भी ऑपोजिशन की सफों में कंफ्यूजन प्रिवेल कर रही है। जब ये तहरीक एग्रीवेट हुई है तो फिर तो बहुत ही सिंपली आपको एक पोजीशन पे स्टैंड लेना चाहिए। बहरहाल जी, दूसरी तरफ सेनेटर फैसल जावेद कहते वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 27 मार्च के बाद होगी। तो ये वोटिंग 27 मार्च के बाद कैसे होगी, उसके बाद ये भी सवाल बनता है। दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद का मामला है, जीडीए ने वजीर आजम साहब को हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। जीडीए कहती है अब से कुछ देर पहले वजीर आजम इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है और इस सियासी तसादुम और कशीदगी के में तेजी से जो मरहला आगे बढ़ता जा रहा है उसमें जेडीए की यकीन दहानी भी यकीनी तौर पर एक बड़े ही दिलचस्प मामले के हवाले से होगी। साथ ही जहां अदम एतमाद के तनाजुर में मुलाकातों का सिलसिला बतदरीज तेजी से बढ़ रहा है, वहीं एक और मुलाकात होती है। वो मुलाकात है जरदारी साहब और बिलावल साहब की एमक्यूएम वफ्द से और मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है। इस हवाले से जब यूसुफ रजा गिलानी साहब से पूछा तो कहते हैं कि जो मामला भी तय पाएंगे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद बताएंगे। तो वो मामला क्या होंगे और कब तक पता चलेंगे ये भी अभी देखना है। दूसरी तरफ जी एक और बड़ी दिलचस्प बहस छिड़ गई है और वो ये कि डी चौक पे कौन कितने बंदे लाएगा और कौन कितने बंदों का जलसा करेगा और कितने बंदे इकट्ठे कर सकता है और अवाम का सुनामी किसके साथ है, इसकी भी एक बड़ी जंग छिड़ गई है जिसके ऊपर पीएमएलएन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुकालमे चल रहे हैं मुख्तलिफ सतह के। खैर जी, और जो डी चौक पे जलसे करने की बात हो रही है, नून लीग कह रही है हम बंदा इकट्ठा करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम इकट्ठा करेंगे। कौन कितने बंदे इकट्ठे करेगा ये वक्त बताएगा। साथ ही साथ जी ये बात तो तय हो गई है आईनी और कानूनी तौर से कि अदम एतमाद में मुनर्रिफ अराकीन को वोटिंग से नहीं रोका जा सकता। शोबे कानून ने स्पीकर साहब को ये राय दे दी है। फ्लोर क्रॉसिंग की जो कहानी है
तो वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था तो फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से भी कुछ चीजें डिसाइड हुई थी, तो क्या उस पे माजी की जो जमातें, जो मौजूदा अपोजिशन की जमातें हैं, वो कायम रहेंगी अपनी उस बात पे, या फिर अब उनको इस बात से भी मुनरिफ करके अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से नए सियासी रंग की तरफ जाना होगा। साथ ही जी इस हवाले से अब ये भी मामला है कि तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है, इस पे हमजा शहबाज जो है वो पहुंच चुके हैं जी जहांगीर तरीन साहब की तरफ, और जहांगीर तरीन साहब जो है उनकी रिहाइश गाह पे पहुंचे गए, जिसमें अता ताड़ड़, उवैस लगारी और इमरान गोराया भी तरीन हाउस पहुंचे हैं, और ओन चौधरी और दीगर नून लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया है। तो क्या फिर इससे ये वाज़ेह होता है कि काफ लीग ने डिसाइड कर लिया है कि अब जो है वो किसी भी तौर से हमने हुकूमत का साथ नहीं देना, या फिर जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने अभी भी अपने पास वापसी का रास्ता रखा हुआ है। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, इस पे आज बात करेंगे और डिबेट का फोरम ओपन करेंगे जी। सबसे पहले जी ज्वाइन करेंगे आज पैनल में शाजिया सोबिया साहिबा हैं, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शाजिया सोबिया साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। ज्वाइन करेंगे सेनेटर राना मकबूल साहब मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया सेनेटर राना मकबूल साहब। साथ ही जी ज्वाइन करेंगे असलम खान साहब, MNA है तहरीक इंसाफ से, आपको भी खुशामदीद कहूंगी। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों से गुफ्तगू का आगाज करूंगी, ओपन फोरम को ओपन करूंगी डिबेट के लिए, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाऊंगी जी। वापस आ रही हूँ, तुर्क के पत्ते की भी थोड़ी सी बात करूंगी कि वो तुर्क का पत्ता कौन है जिसको काफी टाइम से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रखा था और आज वो नजर आया मुलाकातें करते हुए भी। स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी कि जी अब तहरीक अदम एतमाद का जो रुख है वो मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। चलिए जी डिबेट का फोरम ऑन करते हैं जी। शाजिया सोबिया और असलम खान साथ हैं और सेंटर राना मकबूल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। शाजिया सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। MKM पाकिस्तान की मुलाकात हुई है अभी और जरदारी साहब से और बिलावल साहब से, और जी बताया ये जा रहा है कि जी यकीन दहानी करा दी गई है साथ मिलकर चलने की। सो फार क्या अब तक कंक्लूजन आया है, उसके कंक्लूडेड रिमार्क्स जरा बता दें उस मीटिंग के। देखिए रिदा, कल जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बात की थी कि किसी साजिश के तहत जो है MKM को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दूर किया गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें जो उनके कंसर्न्स थे, जो उनके इश्यूज थे, उन पे बात हुई है आज। और जो कल भी हमने यही बात की थी कि जो जायज बातें होंगी या जो मुतालबात होंगे वो जरूर माने जाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM अगर साथ मिलके, क्योंकि दोनों ही कराची के स्टेक होल्डर्स हैं और सिंध के स्टेक होल्डर्स हैं, तो दोनों मिलके अगर काम करना चाहते हैं, चाहे वो सिंध के लिए हो, कराची के लिए हो या वफाक के लिए हो, अगर वो मिलके साथ चलना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम साथ चलेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मिलके सॉल्व करेंगे ताकि नेक्स्ट जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन है, मैं थोड़ा कंक्लूजन पे जाना चाह रही हूँ। यकीन दहानी करा दी है तहरीक अदम एतमाद में, किस तरफ खड़े हैं, क्या हुआ है डिसाइड? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज है कि MKM की तरफ से यकीन दहानी करा दी गई है कि वो हमारे साथ हैं। और अब ये चीज जो है घबराने का टाइम इमरान खान साहब का हुआ चाहता है, क्योंकि अब देखें कि जो दौड़ उनकी लगी है, जो 4 साल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के गुजारे थे, अब वो खुद को धूप लगाने के लिए एक एक इत्तेहादी के पास जा रहे हैं, एक एक अपने जो उनके मुनहरिफ मेंबर्स हैं उनके पास जा रहे हैं और अवाम के बीच में जा रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर अपनी ही ऑफिस में बैठ के गायबाना नमाज जनाजा अपने दरीना दोस्त की पढ़ सकते हैं, जो अपने ऑफिस में बुला के चेयरमैन सेनेट के भाई की ताजियत कर सकते हैं, सानिया साहिवाल के लोगों को बुला के वहां ताजियत कर सकते हैं, अब वो उन लोगों के पास जा रहे हैं जहां पे उनको अपने सपोर्ट की जरूरत है। तो देखिए अवाम ने ये अब डिफरेंस देख लिया कि वो प्राइम मिनिस्टर जो 4 साल अपने ऑफिस से बाहर कदम नहीं रख रहे थे, वो अब अवाम में जाना शुरू कर चुके हैं और अवाम को जाकर बता रहे हैं कि मैंने कौन कौन से काम किए।
अगर आपने कोई परफॉर्मेंस दी है तो अवाम को बताने की जरूरत नहीं थी, वो अवाम के सामने ऑटोमेटिकली आ जाती और अवाम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होती, और आपके अपने मेंबर्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। और इत्तेहादियों के लिए जो आपके वुज़रा जो है जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और जो आप जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं अपोजिशन के लिए, वो अगर आप थोड़ी सी सही कर ले तो मेरे ख्याल में आपको इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़नी थी। ठीक है, चलें असलम खान साहब की तरफ जाऊंगी। असलम खान साहब, बड़े इंटरेस्टिंग मराहिल में खेल इस वक्त आ चुका है और डेफिनेट सी बात है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी मिल रहे हैं। इस तक मुलाकातों के दौर बड़े तेजी से हैं। कराची से आपका ताल्लुक है, जाहिर सी बात है कराची वाले एमएनएस कहाँ खड़े में क्या देख रहे हैं? खान साहब को साथ सपोर्ट करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन में, क्योंकि कराची से भी कुछ खबरें आ रही हैं, क्या इस हवाले से इत्तलात हैं? जी रिदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे लाइन पे लिया। देखिए रिदा, बात यह है कराची वाले तो शुरू से खड़े थे, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और जब तक इमरान खान है उस वक्त तक इमरान खान के साथ खड़ा है। हमारी पैदाइश पीटीआई में हुई है और हमारी सियासी मौत भी पीटीआई में होगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मुझे तो हंसी आ रही है और मैं अब तो अच्छा, राना मकबूल साहब की सॉरी मैं अपनी टीम से कहूँ, राना मकबूल साहब को कनेक्ट करें जी, वो दोबारा फोन कर रहे हैं, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। जी 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 रिदा, मुझे तो यकीन करें टीवी पे देख के ना मुस्तकिल, अब तो मेरी घर की फैमिली भी जो है ना वो देख के हंस रही होती है। ये कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इस कोर्ट में जाते हैं, कभी उस कोर्ट में जाते हैं। बात ये है कि इमरान खान जैसा सच्चा आदमी इस पाकिस्तान में कभी नहीं मिलेगा दोबारा। इस इमरान खान जैसा ईमानदार आदमी इस पाकिस्तान में नहीं मिलेगा दोबारा। अब तो जनाब इंटरनेशनल लोगों ने, सऊदी अरब ने और दूसरे ममालिक ने भी कह दिया है कि जी इमरान खान अगर नहीं होगा तो ये उस उम्मत मुस्लिमा के लिए नुकसानदेह है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इन लोगों को शर्म हया आनी चाहिए। एक मुल्क के अंदर ईमानदार आदमी, एक मुल्क के अंदर पढ़ा लिखा आदमी कोई मुवाजना कर सकता है इमरान खान का? कोई लेवल है? बाकी मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलता, जितने गुजरे 25-30 सालों के अंदर आप मुझे बता दें एक आदमी ऐसा हो जो इमरान खान है। क्या मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं इनका भाई। कहाँ आसमान तो कहाँ जमीन, क्या लेवल है इमरान खान का भाई। वो जैसा आदमी जिसको ना कभी शोहरत चाहिए थी ना पैसा चाहिए था। ये तो सारे आते हैं पैसे कमाने के लिए। इन्होंने 25-30 सालों में पैसे कमाए, आज एक दूसरे के पास जाके बैठते हैं कि जी हम आपके साथ ये करेंगे, आपके साथ वो करेंगे, आपस में मिल रहे जुल रहे हैं। ये सारे चोरों का टब्बर एक हो गया भाई। कोई बात नहीं, जिसके साथ अल्लाह है, जिसको अल्लाह की सपोर्ट है, उसको तो कोई हटा ही नहीं सकता जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। मैं आपको ईमान से बताऊं कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता इमरान खान को कोई नहीं हटा सकता। चाहे ये 200 लोग और ले आए, किसी को भी ले आए, सवाल ही नहीं कर सकता। हम खान साहब के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, चले शाजिया आपकी तरफ आती हूँ। शाजिया ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ माजी में और उसमें भी ये बात तय की गई कि जी फ्लोर क्रॉसिंग कोई नहीं करेगा। अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जी जो सामने इस वक्त नंबर सिचुएशन नजर आ रही है उसमें हम देख रहे हैं कि जी इधर से बंदे उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं और ये जो चीजें काटने पीटने का जो सिलसिला चल रहा है, अब इस वक्त जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके तहत जो चीजें डिसाइड हुई थी, क्या वो चीजें जो हैं अब तक सो फार क्या उसमें जो उसूलों की सियासत है और जो नजरिए की सियासत है, क्या वो अब डिस्टर्ब नहीं होगी? देखिए रिदा, सबसे पहली बात जो अभी लेवल की बात की है तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कोई लीडर इमरान खान की लेवल का नहीं है, क्योंकि उनका किसी एंगल से नहीं लगता कि वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। वो तो लगता है कि किसी गली के किसी सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, बल्कि वो सरकारी स्कूल वाले भी, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो भी बहुत अच्छी तरह से बोलते होंगे, कहीं जाते होंगे और अपने ओहदे का वो लिहाज करते होंगे और इज्जत करते होंगे इस तरह से बात करते हुए। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि कोई भी इमरान खान की लेवल का लीडर नहीं है और ना ही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान की इज्जत को और जिस तरह से कश्मीर को उठा के इंडिया को दे दिया, आईएमएफ को स्टेट बैंक उठा के दे दिया, तो इस तरह का लीडर नहीं होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। और जो अपनी जायदाद तो है रेगुलराइज करवा रहा है, लेकिन
अवाम के जो ऊपर है, उनके घर भी, उनकी छत भी छीनने में लगा हुआ है। तो ऐसा लीडर ना हो तो ज्यादा बेहतर है। और दूसरी बात जो आपने की है, देखिए ये जो चीजें हैं ये मेरे ख्याल में पीटीआई के आने के बाद ही शुरू हुई हैं। जो चीजें जहाज भर भर के और हुकूमत बनाई, तो अपना ये नहीं पता कि अगली इलेक्शन में ये होंगे भी या नहीं होंगे, इसलिए इनको कुछ पता नहीं है। जो इनको अभी सिचुएशन समझ आ रही है वो बोलते जा रहे हैं। और अगर सच्चा और ईमानदार बोल रहे हैं तो लाए ना जरा दवाइयों के स्कैंडल वाले आमिर कानी को सजा दिलवाएं, और शुगर और गंदम के स्कैंडल वालों को जरा सजा दिलवाएं। तो शुगर वालों के पास तो आप लोग जा रहे हैं ना, शाजिया उसके साथ जो शहजाद अकबर को आपने बाहर भेजा है, और जरा उनकी अकाउंटेबिलिटी करवाएं तो पता चले कि आप कितने सच्चे। शाजिया को आवाज आ रही मेरी? शाजिया मेरी कतकलाई माफी, मेरी शुगर वाले के पास तो आप लोग जा रहे हैं ना, शुगर वाले माफिया के पास तो आप जा रहे हैं। देखिए ये चीज, देखिए सियासत में कोई भी डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं होते। ये वही लोग हैं जिनको इमरान खान ने अपने आप को बचाने के लिए उनको कुर्बान किया था, उनको नाअहल करवाया ताकि वो खुद वजीर आजम बन सके। अच्छा, फंडिंग वाला केस, और उस पे सजा मिलेगी जब तब पता चलेगा कि पीटीआई कहाँ खड़ी है और इमरान खान जैसा सच्चा और ईमानदार जो लीडर है वो कहाँ खड़ा हुआ है। और जो अलीमा बाजी की सिलाई मशीनें हैं वो जरा लेकर आए ना पूरे पाकिस्तान में जो गरीब खवातीन है उनमें जरा डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि वो भी बेचारी अपनी जायदादें जो है लंदन ऑफिस बेयरर नहीं है शाजिया, वो ऑफिस बेयरर नहीं है शाजिया, वो ऑफिस बेयरर नहीं है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। मेरे ख्याल से दिस इज इररेलेवेंट। देखिए पाकिस्तान में तो बहुत सारे बिजनेसमैन है ना, पाकिस्तान में तो फिर बहुत सारे बिजनेसमैन है ना, वो लोग जो हमारे आई थिंक दिस इज इररेलेवेंट हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, और वो भी इस जद में आ सकते हैं जिनको कंटेनर पर खड़े होकर गालियां मिल सकती हैं, इलेक्शन कैंपेन में गालियां दे सकते हैं, चाहे वो असेंबली में खड़े हुए हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा हो। वो अगर इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है तब भी उनके लिए जब बुरे अल्फाज बोले जाते हैं तो ये इनको सोचना चाहिए कि जिस तरह से जो ये किसी को बोल रहे हैं तो जो सामने वाला सुन रहा है तो वो बोल भी सकता है। ठीक है, दैट्स कंडेमेबल ऑफ कोर्स। वो तो अगर कोई किसी को भी गालियां दे रहा है वो कोई गाली गलूज की सियासत नहीं होनी चाहिए, दैट्स आई कंडेम। चले मैं जरा सेंटर राना मकबूल साहब की तरफ भी जाती हूँ। राना मकबूल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? राना मकबूल साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज वापस आ रही है, बस मेरी अपनी आवाज। राना मकबूल साहब की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दें और जो भी ऑडियो का ग्लिच आ रहा है उसको ठीक करें जी। राना साहब, सवाल ये है कि मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करती हूँ, चले तमीदें ना बांधती हूँ मैं, तो मुझे ये बता दें कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही है नहीं हो रही? जो कंफ्यूजन प्रिवेल कर रही है कल रात से नून लीग के अंदर कि जी काफ लीग वाले मामले पर और 5 वोटों की पार्टी जो है वजारत आला की हकदार नहीं हो सकती है, मैं नहीं कह रही, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है, तो फिर अब क्या होगा? देखिए इंशाल्लाह कामयाब होगी अल्लाह की तरफ से। दूसरी बात ये है कि अभी सिलेक्ट करें आप सबको परमिशन मिल गए और तो इसमें बेकरारी कौन सी क्यों है? अभी काफी जगह डेवलपमेंट होगी तरह तरह की, इसलिए मैं समझता हूँ काफी टाइम स्पेस है, लेकिन वहाँ सूरत तक नंबर्स का ताल्लुक है, जहाँ तक बात है ये मुख्तल नंबर दिखाए हुए हैं, इशूज है वो भी सेटल हो जाए, कोई चीज रास्ता नहीं हो जाएगी। मुझे एक भी लफ्ज समझ नहीं आ रहा कि राना साहब क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही जी, प्लीज दोबारा से उनको कनेक्ट करें, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहे हैं, एक लफ्ज मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। मैं असलम खान साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ, लेकिन मुझे ब्रेक पे भी जाना है। असलम, मुझे बताइएगा आप नंबर गेम्स के हवाले से जो फ्लोर क्रॉसिंग की बात हो रही है, तो मैं उस पर भी आपसे सवाल करूंगी, दूसरा जो अब इस वक्त इत्तेहादी कौन कौन से जो कि यकीन दहानी करा चुके कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कैसा देख रहे हैं, जरा इस चीजों पे ये थोड़ा सा बता दें, क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोग की, आप लोग ये समझते हैं कि जी होगा? क्योंकि इस वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके तर्जुमान जो है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी उन्होंने दिया आज के जी
अगर वापस ले लिया जाए तरीके अदम एतमाद को अपोजिशन के हवाले से, उन्होंने कहा, और बैठ के बात को सुलझाया जाए और डायलॉग किया जाए तो उस पर ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये क्यों कहा उन्होंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मीनवाइल मैं वापस आती हूँ तो जी आपसे इस पर जवाब लूंगी और राना मकबूल साहब से बात करूंगी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, विल बी राइट बैक आफ्टर। स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अच्छा जी, वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी और मैं ज़रा राना मकबूल साहब की तरफ पहले चल जाऊँ, फिर असलम आपकी तरफ भी आ रही हूँ। अच्छा राना मकबूल साहब ये बता दें अभी कि क्या सेनेट में जो हुआ कि जी शुरू में कहते रहे कि नहीं जी सब ओके की रिपोर्ट है ओके, आखिर में जी खोदा पाड़ निकला चूहा वाली कहानी हो गई और कामयाब नहीं हुई वहाँ पे भी कोई भी चीज़। इससे पहले भी जो हमने देखा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ले गए। और अगर हम देखें तरीके अदम एतमाद की माजी में कोई अच्छी मिसालें नहीं मिलती। 2 दफ़ा मूव की गई, एक प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए और उससे पहले एक और दफ़ा मूव की गई, तो हमने देखा कि कभी भी कामयाब नहीं। इस दफ़ा कैसे इतनी पुर उम्मीद है कामयाब होगी। प्लस मैंने कल पूछा था मिफ्ता इस्माइल साहब से भी, मैं और वो एक प्रोग्राम में थे कल एक निजी टीवी चैनल के, और मेरा उनसे भी सवाल था, आपसे भी सवाल है जी कि ये मौलाना फजल रहमान साहब तो कह रहे तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती गली कूचों में जाएंगे, हुकूमत की रिट चैलेंज करेगी क्या और नून लीग रिट चैलेंज करेगी क्या ऑपोजिशन, और क्या नून लीग का भी यही स्टांस है जो मौलाना साहब ने कहा? नहीं, मिस्टर इस्माइल साहब ने आपको क्या कहा? आप अपना बताए ना जवाब, उनको छोड़े। नहीं इंशाल्लाह इस दफा सिचुएशन भी मुख्तलिफ है, तैयारी भी मुख्तलिफ है और अल्लाह की फजल से इस दफा कामयाब होगी बासूरत जी। और आपको वजूहात का भी पता है जी, आपको वजूहात का भी पता है। मुझे तो पता है लेकिन आप बताए ना, इसलिए तो पूछ रही हूँ, मुझे तो पहले ही पता था। वो फैक्टर इस दफा नहीं है जो पिछले वक्तों में थे और जो वो कहानियां आप सुनते थे कि किसी का फोन आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। इस दफा ऐसी बात नहीं। इस अगर के न्यूट्रलिटी को बहुत ज्यादा बदनाम किया गया है और बड़ी मतलब सख्त जबान इस्तेमाल की गई है न्यूट्रलिटी, और उसके मानी भी बड़े ही अजीबो गरीब निकाले गए हैं। लेकिन इस दफा न्यूट्रलिटी की सजा लगती है, इसलिए मैं समझता हूँ कि नाकाम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। 100% भी कामयाब होगी क्योंकि ये लोग इतने दुखी हैं और ये न सिर्फ मैंने इसके अपना एक ग्राउज है, अवाम उन्नास का उससे बढ़कर ग्राउज है। आप तकरीरों से लोगों के पेट नहीं भर सकते, अपनी तारीफों करने से नहीं भर सकते, आपको सॉलिड काम करना पड़ता है जो कि नहीं हुआ। और इतने बुलंद दावे कर दिए जो हर एक बच्चे को पता है कि उसको किस तरह फुलफिल किया गया है। तो अब वो कहते हैं कि हमने क्राउड इकट्ठा कर लिया। भाई क्राउड तो आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो 16 इलेक्शन हुए हैं हाल ही में बाय इलेक्शन, उसमें आपने 15 इलेक्शन क्यों हारे हैं 15 कॉन्स्टिट्यूंसी में? अगर आप इतने ही पॉपुलर हैं और ये क्राउड आप इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर ये 16 से 15 इलेक्शन क्यों हार गए? इसलिए मैं समझता हूँ सब गिमिक्स हैं, गिमिक से काम नहीं चलेगा, कोई परफॉर्म काम करना पड़ेगा लोगों को परसुएट करने के लिए। बहरहाल यही सूरत सामने है कि इंशाल्लाह ये दो कॉन्फिडेंस जो है इट विल सक्सीड फाइनली, और इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा, नई सिस्टम आएगा, नए लोग आएंगे, उनके ऊपर लाइबिलिटी होगी। नेचुरली वो इतनी बातें तो नहीं करेंगे जितनी की गई है पहले। अब वो कह रहे हैं जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है कि मेरा मकसद जो है कोई मैं लीडर इसलिए थोड़ा बनाऊं कि मैं आलू और टमाटर का भाव करूं, मैं तो कौम बनाने आया हूँ। तो क्या भूखे लोगों की कौम बनाने आए हैं आप? आलू और टमाटर ही तो गरीब आदमी का मसला है। अगर आप गरीब आदमी का मसला नहीं हल कर सकते, ये कौन सी कौम आप बनाने आए हैं? अभी आप कहते हैं कि जी मैं बड़ा इंडिपेंडेंट हूँ। कल बैठे हुए थे वो ट्रम्प के पास और कहा कि हमारी बड़ी दोस्ती है, हमारा बड़ा ताल्लुक है, हमने फिर से वर्ल्ड कप जीत लिया है, हम वापस आए।
तो उन्होंने कश्मीरियों को ज़िबा कर दिया और देखते रह गए। काउंसिल से हुआ है, कैसे हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कामयाबी और नाकामियों को सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। अब आप चाइना के साथ चले थे, वो बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसके साथ आपने इतनी ज्यादा बिगाड़ी है कि सी पैक जो है वो बिल्कुल स्टेलमेट हो गया है। और सी पैक जो था रूह रवां था नई दुनिया का, नई इन्वेस्टमेंट का। तो आप किस कामयाबी का आप जिक्र किए जा रहे हैं कि मैंने उसे कह दिया है, टीवी पे कह दिया है कि जी मैं बहुत इंडिपेंडेंट। इस तरह थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकली होना पड़ता है। इंडिपेंडेंट ये होता है जैसा भी आप जो भी आप क्रिटिसिज्म करते हैं, जो लोग वो गलत करते हैं, मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ। जब क्लिंटन ने फोन किया मियां नवाज को, प्राइम मिनिस्टर को, कि जी आप बाहर आ जाए जी, आप ले लें $5 अरब हमारे से, तो आप इसको पुट अप कर दें, पोस्टपोन कर दें ये जो एक्सप्लोजन्स हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी कौम जो है वो डिमांड करती, मैं नहीं कर सकता, आई एम अकाउंटेबल टू माई पीपल। और उन्होंने तमाम यूरोप और तमाम वेस्ट के प्रेशर के बावजूद कहा कि और धमाके किए और पाकिस्तान को एक अकम्पलिश्ड इकोनॉमिक पावर बनाया। इसलिए तो पाकिस्तान जिंदा है, वरना इंडिया अभी तक इसको पता नहीं क्या कर देता। ठीक है, चलिए असलम, ठीक है सर, राजा मकबूल साहब आपका व्यू पॉइंट आ गया। मैं जरा असलम खान साहब की तरफ जाती हूँ। असलम, आवाज आ रही है आपको ना? जी आ रही है। हाँ असलम, मुझे बताएं, अब ये कह रहे हैं बहुत पुर-एतमाद हैं, पुर उम्मीद हैं, बहुत भरोसा है, ऑपोजिशन को कह रही है कि जी हम आ जाएंगे। प्लस अभी नून लीग और तरीन ग्रुप में भी जो है वो माइनस बुज़दार साहब पर इत्तेफाक हो गया है, बताया ये जा रहा है, ये इतलात मौसूल हो रही हैं। ये आखिरकार ये इस नहज तक मामला पहुंच कैसे गया, क्या हुआ क्या? और मैं इतलात अब ये भी है कि जी चेयरमैन सेनेटर भी जो है वो लोगों से जाके मुलाकातें कर रहे हैं, अख्तर मेंगल साहब से भी मुलाकात हुई है। तो ये जो बाप पार्टी का वोट है, जो जीडीए का वोट है, वो इंटैक्ट अगर रहता है, ठीक है, जैसे कि जराए बता रहे हैं, तो एमक्यूएम और काफ लीग के जो वोट्स हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा? सीधा देखिए, मैं आपको जो सच्ची बात है वो बता रहा हूँ। हाँ। हमारी मुलाकात आपको शायद पता होगा, कराची MNAs की मुलाकात हुई थी मंडे को, पिछले मंडे को। हाँ जी। उसमें जब हमारी मुलाकात हुई तो उसमें साफ साफ खान साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होता। ये जिस आदमी की नीयत अच्छी हो और जो आदमी मुल्क का वफादार हो, मुल्क से मोहब्बत रखता हो, उसको अल्लाह ताला कभी भी नीचे नहीं करेगा। जीत इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब की होगी, इस कौम की होगी, हमारी होगी। ये खान साहब ने एक हफ्ता पहले, जब ये सूरत हाल नहीं भी पैदा थी, जो अभी सिचुएशन चल रही है, उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहे हैं। अब जो ये लोग राणा साहब हो गए, वो जो हमारी दूसरी बहन है पीपुल्स पार्टी वाली, वो जो कह रही है कि जी जो चीनी माफिया, शुगर माफिया फला, ये उन्हीं के पास जा रहे हैं। मेरे तो समझ नहीं आती कि हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है। अच्छा, एक मिसाल और आपको देता हूँ। हाँ जो आपने कहा ना कि जी आप बड़े मुतमईन हैं बाकी दोनों पार्टियां। हाँ जी। तो भाई एक बात मुझे बताएं, जब इंसान मैच खेलने मैदान में जाता है तो कोई हारने के लिए थोड़ी जाता है, वो तो दोनों इस तरह जाते हैं कि जैसे हम जीतेंगे, वो भी कहता है हम जीतेंगे, वो भी कहता है हम जीतेंगे। लेकिन जो अच्छा खेल खेलता है जीत उसी की होती है, सच्ची बात तो यही है। तो जो अच्छा खेल खेलेगा, अगर हम बुरे हैं 3.5 सालों में अगर हमने परफॉर्मेंस नहीं की है, तो आपको सच और सही और गलत की तमीज आ जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि ये सारे 25-30 सालों से इन्होंने किया क्या एक डैम बनाया इन्होंने? आज तक नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इनका अपना जाती इंटरेस्ट नहीं था। जाती इंटरेस्ट होता, अभी जो राणा साहब ने कहा आलू टमाटर की बात नहीं है, आलू टमाटर की बात नहीं है। बात यह है कि आपने फ्यूचर के लिए एग्रीकल्चर को डेवलप किया, क्या चीजें आपने ठीक की, क्या सिस्टम को आपने ठीक किया। पाकिस्तान में 40 से 45 इदारे हैं, क्या वो सारे इदारे करप्शन से पाक हैं? क्या आपने इस पे कोई काम किया? जो कानून बना हुआ है, क्या उस कानून के तहत चीजें होती हैं? इस पे कोई काम किया? आपने पाकिस्तान के मोटरवे, आपने पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स, आपने जो बड़ी बड़ी चीजें हैं पाकिस्तान की, आपने वो 25-30 सालों में गिरवी रखवा दी। कोई पूछने वाला है इनको? और उसके बाद फिर चले जाते हैं सारे चोर फ्रॉडिये
एक जगह जमा हो जाते हैं और जनाब वो जो एक आदमी जो अच्छा काम करने जा रहा है इस मुल्क के लिए, उसको जो है आप जाके बदनाम करते हैं और उस पर पैसा खाते हैं। आप सोचो रिदा, हमारे पीटीआई के एमएनएस को 25-25 करोड़ 40-40 करोड़ रुपए की ऑफरें हो रही हैं। कोई सोच सकता है ये पैसा कहाँ से आता है? ये जो इनके पास जो दौलत के अंबार लगे हुए, ये आज से 20 साल पहले क्या थे, आज क्या थे? चाहे वो कोई इनका एमएनए हो, चाहे कोई इनका एमपी हो, चाहे कोई इनका मिनिस्टर हो, कोई जवाब तो दे दे कि कहाँ से पैसा आया। आप 25 साल पहले आप चप्पलों में थे, आज आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घर हैं। कोई इंसान है, कोई जमीर है आपके अंदर? किसी के पास जमीर है अंदर? वो हमारी बहन कह रही थी वो गली कूचों में पड़े हुए हैं। अरे आपको पता है उसने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से नहीं पढ़ा? दुनिया गवाह इस बात की। बातें आप लोग पता नहीं किस किस्म में करते, मेरे समझ ही नहीं आती। मैं कोई बहुत बड़ा कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं तो नया पीटीआई में आया हूँ और पीटीआई में रहूंगा। मैं तो नहीं इधर सुधर भाग रहा होता हूँ। इतनी समझ तो है, हमें कारोबारी हैं, लेकिन चीजों को समझते हैं, दुनिया को समझते हैं। बातें कर लेना सारी खाली वही एक ही मिसाल बार बार दिए जा रहे, इस तरह थोड़ी चलता है कोई। ठीक है, शाजिया आपकी तरफ आऊंगी। शाजिया, ये बात तो दुरुस्त है ना कि देखें, आप लोगों ने बताया, मरीम नवाज साहिबा ने हमें 6 महीने पहले पढ़ाया एक सिलेबस, और ऑपोजिशन ने मजीद साथ में एक सिलेबस पढ़ाया गया, उसमें बताया गया है कि इलेक्टेबल्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें बताया गया जहांगीर तरीन साहब की डेफिनेशन क्या है, उसमें बताया गया कि किस तरह से जो है जो जोड़ तोड़ का मामला है वो गलत है, अखलाकियात का पार्ट पढ़ाया गया, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया गया। फिर ये भी बताया गया कि जी आईनी और जमहूरी तरीके से हमने करना है। फिर ये भी बताया गया उस सिलेबस के अंदर कि जी इस हुकूमत को हम नहीं गिराएंगे, ये खुद गिरेगी, ये अपने पैरों पे खुद गिरेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इमरान खान साहब को वो मौका दें जो तमाम वज़रा आज़म को माजी में मिला है, ये कहने का कि देखो मुझे क्यों निकाला। तो ये सारे पार्ट हमें पढ़ाए गए ना सिलेबस में, तो वो सारे पार्ट अब अचानक से चेंज कैसे हो गए? देखें रिदा, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से अभी असलम खान साहब कह रहे थे कि पिछले गवर्नमेंट में ये है, मैं सिर्फ चंद इनकी की हुई बातें जो हैं वो बता देती हूँ कि जो कोविड फंड में जो करप्शन हुई है केपीके में, या जो फेडरल में हुई है, उसका जवाब कौन देगा? और बीआरटी जो स्कैंडल है उस पे जो इन्होंने स्टे लिया हुआ है, उसके लिए कौन जवाबदेह है? और जितने भी इनके स्कैंडल्स हैं, जो ये कहते हैं ना कि हम लोगों ने कोई करप्शन नहीं की, हमसे कोई नहीं पूछेगा, और जो ये पैसों की बात कर रहे हैं, जब जहाज में लोगों को भर भर के लाया गया था, उनको कितने कितने पैसों में खरीदा गया था, और जो इत्तेहादियों को आपको याद होगा कि माजी में कितनी दफा हुकूमत जो है उनकी बैसाखियां हिली, और फिर एकदम से इमरान खान साहब ने खजाने के मुंह खोल दिए थे। 1-1 अरब और 2-2 अरब रुपए जो डेवलपमेंट फंड के नाम पे दिए गए थे, वो कहां से दिए गए थे? और वो डेवलपमेंट फंड अगर दिए गए हैं तो वो कहां कहां खर्च हुए हैं, इनसे जरा पूछे तो सही। जो कराची के पैकेज जो अनाउंस होते थे वो कहां पर हैं, वो कहां पे खर्च हुआ? K4 के लिए जो पैकेज अनाउंस हुआ था वो कहां पर है? कराची से ताल्लुक रखने वाले हैं ना असलम खान साहब, और इनको पता है कि कराची के हालात क्या हैं और कराची में पानी की कितनी किल्लत है, तो क्यों नहीं उन पे काम हुआ अभी तक? और वो फंड जो रिलीज हुए थे वो कहां गए? तो ये सारी चीजें जब इनके ऊपर जवाब देने की बात आती है ना, तो ये एकदम से अपोजिशन के ऊपर जंप करना शुरू कर देते हैं, ताकि जब ये दूसरों पे अटैक करेंगे तो इनसे पूछा नहीं जाएगा, इनकी जो बुराइयां हैं, इनकी जो गलतियां हैं, इनकी जो करप्शन है, उस पे जो है वो हाथ रख दिया जाएगा। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने जब 117 से 124वें नंबर पे पहुंचने का खान साहब की हुकूमत में बताया, तो जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो कंपनी है या जो भी है, तो वो इनके लिए गलत हो गई है। जो इनको सपोर्ट करेगा, जो कानून इनके फेवर में होगा, वो इनके लिए बिल्कुल सही है, और जहां पे जिस कानून में इनके लिए थोड़ी सी रास्ते बंद होंगे, वो वहां पे इनके लिए वो कानून गलत है, वहां पे ये अमेंडमेंट लेकर आएंगे, वहां पे ये कुछ भी कर सकते हैं। अब जो चीजें इन्होंने माजी में की थी, जो खरीदो फरोख्त इन्होंने लोगों की थी, जिस तरह से अपनी इन्होंने कैबिनेट बनाई थी 50 से 60 लोगों की, उस कैबिनेट से जब लोग अब चूहों की तरह भागना शुरू हुए हैं, तो इनको अब खतरा पड़ गया है। अब इनको नजर आ रहा है कि सामने वाले लोग जो है वो खरीदो फरोख्त भी कर रहे हैं, सामने वाले लोग करप्शन भी कर रहे हैं, सामने वाले लोग जो है वो आईन भी तोड़ रहे हैं, वो कानून की पासदारी भी नहीं कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट की सुपरमेसी की भी बात नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया था।
ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीवी पे हमला किया था, ये वो लोग हैं जो पेका कानून ला के पूरी जो हमारी मीडिया है उसकी जुबानबंदी करना चाहते हैं। जो जो चैनल इनको फेवर दे रहे हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो चैनल इनके लिए कोई भी सही बात करते हैं उस चैनल के ऊपर बैन लग जाता है। तो ये है खान साहब की असलियत। अगर आपने कहीं पे कोई काम किया होता तो मैं दोबारा कह रही हूँ, वो आपको जलसों में जलूसों में जाके बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वक्त अवाम की जरूरत है सस्ता खाना, सस्ती दवाइयां और आराम से रहना। एक छत जो होती है ना वो मुयसर हो जाए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ना कि आपकी तकरीरें जरूरी हैं, ना आपके जो वुज़रा है उनकी गालियां जरूरी हैं। इस वक्त जरूरी है अवाम की महंगाई कम करना, मुश्किलातें कम करना, जो आप नहीं कर सकते। और यही रीजन है कि हम खान साहब को घर भेजने के लिए बाहर निकले हैं। ठीक है, राना मकबूल साहब आपकी तरफ आऊंगी। राना साहब आपको आवाज आ रही है? जी अच्छा, राना साहब को आवाज दी जा रही, मेरे ख्याल से राना साहब को जी दोबारा मिला लें तो फिर उनसे बात हो जाएगी। इन मीनवाइल जी असलम आपकी तरफ ही आ रही हूँ। ये जो बात कर रही है शाजिया सोबिया साहिबा, हाउ डू यू सी इट, इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि जैसे थे ऑपोजिशन तो चाहती है कि जो आवाम का दुख दर्द है वो कह रही है कि जी उसको हल करने के लिए हम बेसिकली तहरीक अदम एतमाद मूव कर रहे हैं। ये तहरीक अदम एतमाद जो मूव कर रहे हैं ना ये लोग, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं आवाम के लिए। इन्होंने कराची से बिलावल साहब निकले और इस्लामाबाद तक पहुंचे, 3000 लोगों को इन्होंने किराए पे खरीदा, 25,000 रुपए पर पर्सन इन्होंने एक बंदे को दिया। उसके बाद उसमें से कोई भागे नहीं, उसके ऊपर उन्होंने 75 लोगों को रखा। उसके बाद मजीद चेकिंग एंड बैलेंस के लिए मस्जिद टीमें बनाई। अब उनका खाना पीना पूरे तहरीक के लिए उन्होंने जो खर्च किया वो 300 करोड़ हैं। 300 करोड़ मतलब 3 अरब रुपए खर्च किए। चूंकि ये पैसा हराम का था वो हराम में लगा दिया। अब उसके बाद ये जो लोग 300 अगर ये 300 करोड़ रुपए अपने शहर में लगा देते हैं, अपने सूबे में लगा देते हैं, मैं कहता हूँ कराची में नहीं लगाते, आप लाड़काना में लगा लेते हैं। आप जहाँ पे लोग मर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहां लगा देते, कोई वहां पर पानी दे देते, उनको खाना पीना दे देते, हॉस्पिटल बना देते, तो कम से कम दुआएं तो मिलती। वो जो दुआएं मिलती है गरीब इंसान की, गरीब फैमिली की, मददगार लोगों की, तो उस दुआओं से शायद ये कुछ जीत जाते, कुछ आगे निकल आते। इनकी सियासत को देखें रिदा, इनकी सियासत रह गई सिंध तक, ये सिंध से आगे निकल ही नहीं सकते। और वो भी सिंध में इन्होंने करप्शन कर करके आज तक मुझे बता दें कि सिंध के अंदर ये कर क्या रहे हैं। इनका कोई डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसी चीजें हैं, इदारा है जो महफूज है, हर आदमी करप्शन कर रहा है। एसबीसी में, मैं कराची में रहता हूँ ना, मुझे पता है कराची के हालात क्या है। एसबीसी को ले लें, पानी से वाटर बोर्ड को ले लें, उसके बाद जो इनके लॉ एंड ऑर्डर्स को ले लें, पुलिस, सारे के सारे तबाह बर्बाद हुए हैं। इन्होंने काम थोड़ी करना, इन्होंने खाली करप्शन करनी है। और ये अपने चोरी को और अपने अगले जो 5 इनके साथ जो 1.5 साल बाद होने वाला है, ये अगली हुकूमत में जिनके साथ होने वाला है, उसको बचाने के लिए इकट्ठे हुए सब ये। वरना कल को यही कह रहे थे हम इनको घसीटेंगे, हम इनको बाहर लेकर आएंगे, सीना फाड़ के इनके पैसे निकालेंगे। कहाँ गए सारे के सारे? और आज ये जहांगीर तरीन के पास गुजरे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है भाई। अच्छा ठीक है, राना मकबूल साहब आपको आवाज आ रही है अब मेरी? जी आप गुजारा हो रहा है। अच्छा राना मकबूल साहब, अब ये बताएं कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है क्या होगा? वजीर आजम जो है वो कौन होगा? और ये कंसेंसस डेवलप हो गया और वजारत आला की जो कुर्सी की बात हो रही है पंजाब में, वो कौन होगा? क्योंकि इस वक्त तो आप लोग की तरफ से शदीद इख्तिलाफात उस पर सामने आ गए। देखें जी, इख्तिलाफात इत्तेफाक में भी बदल सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ा कि जो रोज़े अव्वली सारे के सारे आपके मुकम्मल एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन एक चीज पे तो एग्रीमेंट सभी का है एक डायरेक्शन में जाना है। बाकी छोटे छोटे जो नहीं, नून लीग तो चाहती है ना कि जनरल इलेक्शन फौरन हो जाए, तो वजीर आजम चेंज करेंगे आप लोग या जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे? नहीं, कोशिश तो सबकी ये है, बल्कि हमारी पार्टी जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है उसकी तो कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करा लिए जाए।
तो हो सकता है अल्लाह करेगा इस कामयाबी के बाद वो एक दूसरे को परसुएट भी कर सकते हैं। ये कोई जरूरी है, कोई पत्थर पे लकीर थोड़ा है, ये पॉलिटिक्स एक फ्लेक्सिबल फिनोमेना होता है। लेकिन एक बात मैं असलम साहब से जरूर अर्ज करूंगा, ये जो मैं सुन रहा हूँ कि गवर्नर सिंह ने कहा कि जी हम तो किसी को आने नहीं देंगे, आपको घरों में नहीं घुसने देंगे। फिर उधर से एक शहबाज गिल साहब उन्होंने कहा हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे जो वोट देंगे हमारे खिलाफ, और इनको इनके घरों को हम जो है नहीं चलने देंगे, कोई आगे नहीं आ सकेगा। सो मच सो के स्पीकर साहब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बात करने वाली ये है कि इनको थोड़ी सी आइन की किताब पढ़ लेनी चाहिए। अगर आप आर्टिकल 4 पढ़े, 5 पढ़े, 6 पढ़े, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज अट्रैक्ट आर्टिकल 6, तो आर्टिकल 6 बड़ा सख्त आर्टिकल है। इसलिए ये ना हो कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ट्रैम्पल करते करते किसी और मुसीबत में आ जाए। तो जो मैं सुन रहा हूँ, जिस तरह इनके टेम्पर्स हैं और जितना ये आपको पता है जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो डिक्शन इनका है, वो आपको पता ही है, आपके सामने। हमेशा मैं जिक्र करता रहता हूँ कि खुदा के लिए अपने डिक्शन को दुरुस्त करें, अपने अखलाक को बेहतर करें, अपनी ज़ुबान को बेहतर करें। आपने तो सारे के सारे मुल्क को के माहौल को गुफ्तगू के लिहाज से बिल्कुल ही परागंदा कर दिया है। ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 6 वाली मैंने बात की है, ये मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, जी जी ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सारे दोस्तों को बताऊं कि ये आर्टिकल बड़ा सख्त है, इससे बचना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ चलें। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। कोई अगर आप वोट आउट हो जाएंगे तो क्या मत नहीं आ जाएगी। आप स्ट्रगल कर लें, स्ट्रगल करने के बाद कामयाब होंगे, लोग आप चाहेंगे रहेंगे। तो आप इस तरह जबरदस्ती करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। सही है, बहुत शुक्रिया सेनेटर राना मकबूल साहब आपका, असलम खान साहब आपका, शाजिया सोबिया साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। यकीनी तौर पे आर्टिकल 6 और 5 और 4 की जो बात कर रहे हैं उसकी तशरीह बहुत वाज़ेह है नाजरीन, और उसके ऊपर डेफिनेट सी बात है, सोच समझ के ही बात करनी चाहिए। इस ज़मीन में तो जैसे जो अल्फाज और ज़बान की बात हो रही है, उस पर तो परवेज़ इलाही साहब भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो है वो कैंडिड सजेशन दे ही चुके हैं ऑलरेडी। बहरहाल जी, मैंने जैसे कि आगाज़ में भी कहा था कि खेल जो है वो दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है। अब इसमें नंबर्स किसके पूरे होंगे और किसके नहीं, इसका फैसला बहुत जल्द सामने आ जाएगा। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ।